स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का हमारे टॉपिक चल रहे थे, वह क्या चल रहा था, एंजाइम। क्या चल रहा था, एंजाइम, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ लिए थे, एंजाइम की प्रकृति व गुण पढ़े थे। ठीक है, प्रकृति गुण पढ़े थे और एंजाइम का क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन अर्थात उसके प्रकार पढ़े थे, एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं। आज एंजाइम को पुनः कंटिन्यू करते हुए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म, अर्थात एंजाइम की संरचना और एंजाइम की क्रियाविधि। ठीक है, तो एंजाइम की संरचना यदि देखें हम कि एंजाइम की संरचना क्या होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, या इसी को हम कह दें कि दूसरे नाम से क्वेश्चन आ जाता है, वह क्या है, कंपोनेंट अर्थात अवयव। ठीक है, इसी को कह देते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि एंजाइम की संरचना क्या है तथा एंजाइम्स के कंपोनेंट अर्थात अवयव के बारे में बताइए। तो एंजाइम्स के बारे में बात करें कि एंजाइम की संरचना क्या है, तो एंजाइम जो होते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से इसमें दो भाग होते हैं। ठीक है, एंजाइम में कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट से एंजाइम मिलकर बना होता है। पहला जो भाग होता है इसका, ठीक है, वह होता है प्रोटीन भाग। ठीक है, कौन सा, प्रोटीन भाग। पहला जो भाग होता है वह होता है प्रोटीन भाग तथा दूसरा जो भाग होता है वह होता है नॉन प्रोटीन भाग। ठीक है, कौन सा, नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, दो भाग होते हैं एंजाइम के, एक तो प्रोटीन पार्ट होता है और दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। इसको यदि स्ट्रक्चर में देखें, मान लीजिए ये क्या है, हमारा एंजाइम का एक अणु है, क्या है, एंजाइम का अणु है। इसमें ज्यादातर मोस्टली जो प्रमुख भाग होता है वह कौन सा भाग होता है, प्रोटीन का। ठीक है, किसका होता है, प्रोटीन का होता है तथा प्रोटीन के पूरक रूप में, ठीक है, किसके रूप में, पूरक रूप में क्या पाया जाता है, कुछ अप्रोटीन अणु पाए जाते हैं, कुछ अप्रोटीनी भाग उपस्थित होता है। तो ये पूरा जो भाग है वह क्या कहलाता है, हमारा प्रोटीन पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट, प्रोटीन पार्ट है तथा इसके पूरक फॉर्म में क्या पाया जाता है, नॉन प्रोटीन पार्ट पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, नॉन प्रोटीन पार्ट उपस्थित होता है। इसके जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम में, प्रोटीन पार्ट्स के बारे में देखें सबसे पहले हम कि प्रोटीन पार्ट्स क्या है। प्रोटीन पार्ट जो होता है एंजाइम का मुख्य भाग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मेन पार्ट ऑफ, ठीक है, या कहते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन भाग जो है एंजाइम का मुख्य भाग होता है तथा इस प्रोटीन भाग को, ठीक है, मुख्य प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं हम, एपो एंजाइम। ठीक है, याद रखना, मुख्य प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है, एपो एंजाइम कहते हैं। अर्थात जो प्रोटीन भाग है, पूरा ये भाग है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एपो एंजाइम। ठीक है, क्या कह सकते हैं, एपो एंजाइम कह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इसमें हमारे पहला जो भाग है, मुख्य भाग प्रोटीन भाग, और मेन प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है, एपो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम की क्या विशेषता होती है कि प्रोटीन भाग होता है, एपो एंजाइम होता है, यह क्या करता है कि यह जो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, जो आधारी पदार्थ होता है उससे क्रिया करता है। ठीक है, मुख्य फंक्शन क्या है एपो एंजाइम का, कि जो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, उत्पाद में परिवर्तन से पहले वो एपो एंजाइम से क्या होता है, बाइंड होता है। तो सबस्ट्रेट के बाइंडिंग हेतु, ठीक है, सबस्ट्रेट के बाइंडिंग हेतु इसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ विशिष्ट स्थल उपस्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं, कोई स्पेसिफिक साइट उपस्थित होती है, विशिष्ट बंधन स्थल उपस्थित होते हैं, जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सबस्ट्रेट आपके यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। अर्थात एपो एंजाइम का वह स्थल, ठीक है, जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर क्या होते हैं, बंधित होते हैं, इस साइट को क्या कहा जाता है, एक्टिव साइट। ठीक है, क्या कहा जाता है, इस साइट को एक्टिव साइट के नाम से जाना जाता है, सक्रिय स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह मुख्य बात होती है किसकी, एपो एंजाइम प्रोटीन भाग की। अर्थात
प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। एक्टिव साइट किसे कहते हैं, एंजाइम के वह विशिष्ट स्थल, ठीक है, जहां पर सबस्ट्रेट जो होता है एंजाइम से बंधित होता है, बंधन करता है, क्रिया करता है, उस विशिष्ट स्थल को ही क्या कहा जाता है, एक्टिव साइट या सक्रिय स्थल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सक्रिय स्थल कहते हैं। तो ये बात है किसकी, हमारे प्रोटीन भाग की, ठीक है, जिसके दो मुख्य पॉइंट हैं। पहला तो एंजाइम का मुख्य प्रोटीन भाग होता है, प्रोटीन से निर्मित होता है, तथा इसमें क्या पाए जाते हैं, एक्टिव साइट उपस्थित होती है, ठीक है। तो ये भाग बात हमारे प्रोटीन पार्ट की। दूसरा जो मुख्य भाग है वह क्या है, हमारा नॉन प्रोटीन भाग, यानी अप्रोटीनी भाग, ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको, अप्रोटीनी भाग। ठीक, इसे कहते हैं कि मुख्य प्रोटीन भाग जो होता है एपो एंजाइम के पूरक रूप में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में, ठीक है, क्या पाया जाता है, नॉन प्रोटीनी भाग उपस्थित होता है, ठीक है। नॉन प्रोटीनी भाग को एक्टिव एंजाइम से जुड़ने या पृथक होने के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में, तीन भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है नॉन प्रोटीन भाग को। अब ये तीन श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं वह देखते हैं हम कि तीन श्रेणियां हैं कौन कौन सी, ठीक है। नॉन प्रोटीन भाग में जो फर्स्ट श्रेणी है हमारी वह है हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, कौन सा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। फर्स्ट जो है नॉन प्रोटीन भाग में पहला जो भाग है वह क्या कहलाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप किसे कहते हैं हम, कि अप्रोटीन भाग, वह अप्रोटीन भाग जो कि मुख्य प्रोटीन भाग से अर्थात एपो एंजाइम से, ठीक है, वह अप्रोटीन भाग जो कि एंजाइम के एपो एंजाइम वाले भाग से दृढ़ता से क्या होते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं, दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए होते हैं। ऐसे अप्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप की परिभाषा क्या होती है, वह अप्रोटीनी भाग, वह अप्रोटीन भाग जो एपो एंजाइम से, इससे एपो एंजाइम से दृढ़ता पूर्वक बंधित हो, कैसे हो, दृढ़ता पूर्वक बंधित हो, ठीक है। ऐसे अप्रोटीनी भाग को क्या कहा जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं, वह अप्रोटीनी भाग जो एपो एंजाइम से दृढ़ता पूर्वक बंधित हो उनको क्या कहा जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल्स आते हैं वह कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से प्रोटीन संरचनाएं हैं, जैसे साइटोक्रोम, ठीक है, क्या है, साइटोक्रोम, ठीक है। इसके अलावा फ्लेवोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन, इसके अलावा बायोटीन, ठीक है, क्या है, बायोटीन। ये ऐसे एग्जाम्पल है जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो अप्रोटीनी भाग होता है, जो दूसरा प्रकार है वह क्या है, कोफ एंजाइम, ठीक है, क्या है, कोफैक्टर, ठीक है, सहकारक, ठीक है। दूसरे कौन से हैं, कोफैक्टर या सहकारक, ठीक है। कोफैक्टर किसे कहते हैं, जिस जस्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप तो दृढ़ता पूर्वक बंधित होते हैं किससे, एपो एंजाइम से, तथा कोफैक्टर जो होते हैं वह अप्रोटीनी भाग होते हैं जो एपो एंजाइम से क्या होते हैं, लूजली बाइंडेड होते हैं, यानी कैसे होते हैं, ढीले बंधन से बंधित होते हो, जिनको आसानी से तो जोड़ा जा सकता हो एपो एंजाइम में और आसानी से क्या किया जा सके, पृथक किया जा सकता हो। ऐसे अप्रोटीन भाग क्या कहलाते हैं, हमारे कोफैक्टर्स कहलाते हैं। तो परिभाषा देखिए इसकी क्या है कि वह अप्रोटीन भाग, वह अप्रोटीन भाग जो एपो एंजाइम से ढीले रूप में बंधित हो, ठीक है, ढीले रूप में बंधित हो, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, कोफैक्टर्स कहा जाता है। अर्थात ये ऐसे होते हैं जिनको आसानी से तो एपो एंजाइम में जोड़ा जा सकता है और आसानी से सेपरेट किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। ऐसे अप्रोटीन
उपयोगी भाग को क्या कहते हैं? कोफैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स जो होते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से भी आते हैं कि मुख्य रूप से इसमें देखो Cl- आयन, ठीक है, फ्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, कौन सा है? मैग्नीशियम आयन, इसके अलावा Ag+, ठीक है, NADP+, तथा इसके बाद आते हैं हमारे कोएंजाइम, ठीक है, क्या कोएंजाइम। ये कुछ एग्जांपल्स है किसके? कोफैक्टर से, जो कि एंजाइम में एपो एंजाइम में एफ प्रोटीन रूप में उपस्थित होते हैं। तीसरे प्रकार के जो नॉन प्रोटीन भाग होते हैं वह होते हैं हमारे एक्टिवेटर। ठीक है, क्या होते हैं? एक्टिवेटर अर्थात सक्रिय। ठीक है, क्या कहते हैं? तो सक्रिय कहते हैं। एक्टिवेटर कौन से प्रोटीन भाग होते हैं कि वह प्रोटीनी भाग, ठीक है, जो धातु हो, क्या हो? कोई धातु हो और एपो एंजाइम से कैसे जुड़े हुए हो? ढीले रूप में बंधित हो। ठीक है, कैसे बंधित हो? ढीले रूप में बंधित हो, उन्हें क्या कहा जाता है? सक्रिय कहा जाता है। और इसके अंतर्गत क्या आते हैं? सभी धातुएं जो एक्टिवेटर्स के रूप में कार्य करती हैं उन धातुओं को सम्मिलित किया जाता है। तो एक्टिवेटर क्या है कि सबसे पहले तो वह क्या होनी चाहिए? धातु हो, ठीक है, और कैसी हो? एपो एंजाइम से, इससे एपो एंजाइम से ढीले रूप में बंधित हो। ठीक है, कैसे बंधित हो? ढीले रूप में बंधित हो। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? सक्रिय कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? मेटल्स आते हैं जैसे Zn, Cu, ठीक है, आदि मेटल्स हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये एपोप्रोटीन भाग जो होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के पाए जाते हैं। पहले प्रोस्थेटिक, दूसरे कोफैक्टर्स और तीसरे एक्टिवेटर। तो ये मुख्य कंपोनेंट्स है किसके? हमारे एंजाइम के। ठीक है, तो दोबारा से देखिए, एक बार और देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। एंजाइम में दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो प्रोटीन भाग और दूसरा नॉन प्रोटीन भाग। प्रोटीन मेन प्रोटीन भाग जो होता है एंजाइम का मुख्य भाग होता है। मुख्य प्रोटीन भाग को किस नाम से जाना जाता है? एपो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। एपो एंजाइम में प्रोटीन भाग जो विशिष्ट स्थल होता है या सबस्ट्रेट आकर क्रिया करते हैं, बंधित होते हैं, उस साइट को क्या कहा जाता है? एक्टिव साइट कहते हैं। नॉन प्रोटीन भाग जो होता है, जो कि प्रोटीन भाग एंजाइम में प्रोटीन भाग के पूरक रूप में उपस्थित होता है। तीन प्रकार के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर्स और एक्टिवेटर। प्रोस्थेटिक ग्रुप किसे कहते हैं? वह प्रोटीनी भाग जो एपो एंजाइम से दृढ़ता पूर्वक जुड़े हुए हो। इसके अंतर्गत साइटोक्रोम, फ्लेवोप्रोटीन, बायोटीन आदि आते हैं। दूसरे होते हैं कोफैक्टर्स, ये किसे कहते हैं? वह प्रोटीनी भाग जो एपो एंजाइम से ढीले रूप में बंधित हो, आसानी से जुड़ सकते हो और आसानी से पृथक किए जा सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम कोफैक्टर्स कहते हैं। इसके अंतर्गत क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, NAD, कोएंजाइम आदि आते हैं। तीसरे प्रकार के नॉन प्रोटीन भाग होते हैं एक्टिवेटर अर्थात सक्रिय। सक्रिय किसे कहते हैं? कि ये एपो एंजाइम से ढीले रूप में उपस्थित हो तथा एप्रोटीन भाग क्या हो? कोई धातु हो। ठीक है, क्या हो? कोई धातु हो, उनको क्या कहते हैं? एक्टिवेटर कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी धातु आती हैं जो कि एंजाइम की क्रियाशीलता पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो ये मुख्य भाग है किसके? हमारे कंपोनेंट्स हमारे एंजाइम के। ठीक है, इसके पश्चात एक छोटी सी टर्म आती है कि एपो एंजाइम, ठीक है, क्या है? एपो एंजाइम तथा नॉन प्रोटीन भाग जो होता है, ठीक है, नॉन प्रोटीन भाग होता है यदि क्या हो? इसके अंतर्गत प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, क्या उपस्थित हो? प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, तो इस प्रकार के एंजाइम को क्या कहा जाता है? हॉलो एंजाइम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हॉलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, एपो एंजाइम के साथ यदि नॉन प्रोटीन भाग के रूप में क्या उपस्थित हो? प्रोस्थेटिक ग्रुप उपस्थित हो, तो उस प्रकार के एंजाइम को क्या कहा जाता है? हॉलो एंजाइम कहते हैं। तो ये क्या है? हमारे कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ठीक है, मैकेनिज्म के बारे में बात करें हम, इसकी मैकेनिज्म क्या है? तो मैकेनिज्म देखते हैं कि एंजाइम की क्रियाशीलता देखते हैं। मैकेनिज्म क्रियाविधि क्या होती है? मैकेनिज्म, ठीक है, क्रियाविधि के बारे में देखते हैं कि कोई भी एक एंजाइम जो होता है, ठीक है, कोई भी एक एंजाइम होता है वह सबसे
पहले किससे क्रिया करता है? सबस्ट्रेट से। ठीक है, किससे क्रिया करता है? किसी भी आधारीय पदार्थ सबस्ट्रेट से संयोजित होता है और संयोजित होकर किसका निर्माण करता है? ES कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, किसका निर्माण करता है? ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। अब ES कॉम्प्लेक्स जब निर्मित हो जाता है तो इसमें जो होता है ES कॉम्प्लेक्स के पश्चात जो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, जो आधारीय पदार्थ होता है वह तो किसमें चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट में। ठीक है, किसमें चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट में चेंज होता है तथा लास्ट में क्या हो जाता है? एंजाइम हो जाता है। अर्थात एंजाइम बात करता है केवल रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता पर प्रभाव डालता है तथा इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, कि एक प्रकार से उत्प्रेरण के रूप में कार्य करता है। तो ये इसकी सामान्य रूप से मैकेनिज्म है कि एंजाइम जो होता है सबस्ट्रेट से क्रिया करके ES कॉम्प्लेक्स बनाता है। ES कॉम्प्लेक्स के पश्चात जो सबस्ट्रेट होता है वह प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तथा लास्ट में अंतिम क्या बनता है? एंजाइम पृथक हो जाता है। एंजाइम के मैकेनिज्म से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है, पहला जो सिद्धांत, दो सिद्धांत प्रमुख बताए गए हैं। एक तो है इसमें लॉग एंड की थ्योरी। ठीक है, पहली कौन सी है? लॉग एंड की थ्योरी। ठीक है, तालाकुंजी सिद्धांत। तथा दूसरा जो है वह है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ठीक है, कौन सी? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। ठीक है, कौन सी है? प्रेरित आसंजन सिद्धांत। ये दो सिद्धांत एंजाइम की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लॉग की थ्योरी। ठीक है, कौन सी? तालाकुंजी सिद्धांत के बारे में देखते हैं कि तालाकुंजी सिद्धांत है क्या। तालाकुंजी सिद्धांत जो है सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? एमिल फिशर ने। ठीक है, यह सिद्धांत किसने दिया था? एमिल फिशर ने सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत क्या कहता है कि जिस प्रकार से एक विशिष्ट ताला जो होता है एक विशिष्ट चाबी से खुलता है। ठीक है, एमिल फिशर ने क्या बताया सिद्धांत के अनुसार कि एक जो विशिष्ट ताला होता है वह एक किसी विशिष्ट चाबी से ही खुल सकता है। उसी प्रकार से एंजाइम जो होता है एक विशिष्ट आधारित पदार्थ के लिए क्या उत्पादित करने के लिए पाया जाता है। अर्थात एंजाइम जो होता है किसी विशिष्ट आधारित पदार्थ के साथ क्रिया करता है तथा क्रिया करके क्या बनाता है? ES कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, जैसे संरचना देखें उसकी हम ये मान लीजिए ये क्या है हमारा? एंजाइम। ठीक है, क्या है ये हमारा? एंजाइम है। एंजाइम में क्या होती है कि हम जानते हैं एक्टिव साइट होती है। क्या होती है? एक्टिव साइट होती है, सक्रिय स्थल होता है। ये क्या है? एंजाइम। एंजाइम में क्या है? सक्रिय स्थल। इसी प्रकार से ये क्या है? सबस्ट्रेट। ठीक है, क्या है? सबस्ट्रेट। अब इसमें देखें कि इस सिद्धांत ने क्या कहा था कि एंजाइम के जो विशिष्ट स्थल होते हैं, एक्टिव साइट होती है, उसकी संरचना किसके अनुरूप होती है? सबस्ट्रेट के अनुरूप होती है। ठीक है, एक्टिव साइट की संरचना कैसी होती है? सबस्ट्रेट के अनुरूप होती है। अर्थात एक विशिष्ट एंजाइम जो है एक विशिष्ट सबस्ट्रेट से ही बंधित हो सकता है। क्या है? क्या ये सबस्ट्रेट जो है क्या कहा था सिद्धांत के अनुसार? दोबारा सुन ले कि एक विशिष्ट एंजाइम एक विशिष्ट सबस्ट्रेट से क्रिया करता है और किसका निर्माण करता है? ES कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, किसका निर्माण करता है? ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये तो क्या है? सबस्ट्रेट। और ये क्या है? हमारा एंजाइम। और किसका निर्माण हो जाता है? ES कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, किसका निर्माण होता है? ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो ये सिद्धांत बताया था किसने? एमिल फिशर ने। ठीक है, दोबारा से सुन ले। एमिल फिशर ने क्या बताया कि तालाकुंजी सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार से एक विशिष्ट ताला एक विशिष्ट चाबी से ओपन हो सकता है, खोल सकता है,
उसी प्रकार एंजाइम को होता है एक विशिष्ट आधारी पदार्थ से ही बंधित होकर ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तालाकुंजी सिद्धांत कहते हैं, जिसके अंतर्गत ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। आगे सबस्ट्रेट जो है वो इसमें परिवर्तित हो जाता है, प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है तथा एंजाइम क्या हो जाता है? सेपरेट, पृथक हो जाता है। तो ये सिद्धांत है हमारा कौन सा? एमी फिशर का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है हमारा वह क्या है? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ठीक है, कौन सी थ्योरी? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। ठीक है, क्या है? प्रेरित आसंजन सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था? कॉशलैंड ने। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? कॉशलैंड ने 1959 में प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत क्या कहता है कि जो एंजाइम की संरचना जो होती है, ठीक है, एंजाइम के जो विशिष्ट स्तर होते हैं, जो एक्टिव साइट होती है, सक्रिय साइट होती है, वह सबस्ट्रेट के अनुरूप, ठीक है, सबस्ट्रेट के अनुरूप अपनी संरचना में क्या करती है? परिवर्तन करती है। सबस्ट्रेट से प्रेरित होकर अपनी संरचना में परिवर्तन करती हैं और सबस्ट्रेट से क्या होते हैं? बंधित होते हैं और किसका निर्माण करते हैं? ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ये थ्योरी किसने दी थी? कॉशलैंड ने दी थी। और इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम देखें, एक लाइन में देखें कि क्या परिभाषा है इसकी, इसने बताया था कॉशलैंड ने कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है, ये क्या है? इसकी एक्टिव साइट जहाँ सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है। ठीक है, एंजाइम की जो सब एक्टिव साइट होती है वह कैसी होती है? असामान्य होती है। ठीक है, नॉर्मल नहीं होती, परिवर्तनशील होती है। यानी इसमें जो एक्टिव साइट होती है स्थायी न होकर उसकी संरचना कैसी होती है? अस्थायी होती है। संरचना में परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है, इस संरचना में परिवर्तन के कारण क्या होता है कि ES कॉम्प्लेक्स जो सबस्ट्रेट की संरचना है वो इससे क्या होती है? डिफरेंट होती है, उसके समान। ठीक है, अब ये जो संरचना है, जब जैसे ही कोई सबस्ट्रेट आता है तो सबस्ट्रेट की संरचना के अनुरूप, ठीक है, सबस्ट्रेट की संरचना के अनुरूप प्रेरित होकर अपनी साइट में क्या कर लेते हैं? परिवर्तन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? परिवर्तन कर, बंधित होने के लिए परिवर्तन कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं? ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कहते हैं। एक लाइन में देखते हैं इसको हम, ये परिभाषा क्या है कि इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के अनुसार अर्थात प्रेरित आसंजन सिद्धांत के अनुसार जो एंजाइम होते हैं उनकी संरचना परिवर्तनशील होती है, उनकी एक्टिव साइट जो होती है वो कैसी होती है? अस्थायी होती है। यह एक्टिव साइट सबस्ट्रेट की संरचना के अनुरूप सबस्ट्रेट की संरचना से प्रेरित होकर अपनी संरचना में क्या कर लेते हैं? परिवर्तन कर लेते हैं और परिवर्तन करके किसका निर्माण करते हैं? ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ES कॉम्प्लेक्स से आगे जाकर सबस्ट्रेट जो होता है, आधारी पदार्थ जो होता है, वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तथा एंजाइम क्या हो जाती हैं? पृथक हो जाती है। तो ये दो थ्योरी है कि कौन सी हमारी मैकेनिक्स से संबंधित लॉ की थ्योरी अर्थात तालाचार्य सिद्धांत, और दूसरी जो थ्योरी है वह है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता रहता है। ठीक है, टोटल यूनिवर्सिटी के खड़ी करके स्टूडेंटों कि यह एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंजाइमों से, एंजाइम टॉपिक से। ठीक है, तो आज जो है वह क्या पढ़ा हमने? एंजाइम की संरचना और एंजाइम की क्रियाविधि। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है एमिनो एसिड्स। क्या पढ़ेंगे? एमिनो एसिड्स। थैंक यू।